कर्मचारियों का बड़ा ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। राइडर और इनिशियल स्टार्ट के फेर में फंसे कर्मचारियों को राहत दिलाने के लिए अब प्रदेश में बड़े स्तर पर मोर्चा खुल गया है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंककर फिर से बड़े आंदोलन की धमकी दी है। और किन किन मांगों को लेकर प्रदेश में मोर्चा खुला, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारी नहीं सहेंगे घाटा, यह हमारा पहला सेगमेंट है। क्या अच्छा राजेश, देखिए संयुक्त कर्मचारी महासंघ पैरेलल एक महासंघ बना हुआ है, एक सरकार के साथ है और एक ये है। इस महासंघ ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई बिल्कुल और आरोपों की झड़ी लगाई सरकार के खिलाफ और चीजें सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए, उन्होंने अपना पक्ष भी रखा कि वो आरोप क्यों लगा रहे हैं। अच्छा, कर्मचारी हित के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है सरकार पे। क्या जानकारी क्या है, पहले यहां से शुरुआत कर। बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ है उसके प्रदेशाध्यक्ष हैं वीरेंद्र चौहान। प्रेस कॉन्फ्रेंस शिमला में हुई है। इन्होंने सरकार पे सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि सरकार कर्मचारी संगठनों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। एक चीज तो आरोप तो हो गया ये। दूसरा, कर्मचारी एक मसलों को लेकर जिस तरह का माहौल प्रदेश में है, जिस तरह के मुद्दे कर्मचारियों के प्रदेश भर में सुलगे हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर इन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सरकार 2016 के बाद जो पे कमीशन लागू हुआ है, 1 जनवरी 2016 के बाद से 2022 में वो पे कमीशन लागू हो रहा है। अग्निहोत्री जी, 6 साल बाद जो पे कमीशन लागू हो रहा है उसमें कर्मचारियों को तो फायदा होना चाहिए, लेकिन बड़ी बात कि जिन कर्मचारियों के लिए वो पे कमीशन लागू किया गया वही कर्मचारी उस पे कमीशन से खुश नहीं है। वो कर्मचारी, क्योंकि घाटा कर्मचारियों को हो रहा है, सरकार उस घाटे को दूर नहीं कर रही है, ये प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। और जब कर्मचारियों का घाटा सरकार दूर नहीं कर रही है, विसंगतियां जब दूर नहीं की जा रही हैं, तो मोर्चे बहुत खुल गए हैं सरकार के खिलाफ। एक मोर्चा इन्होंने भी खोल दिया है जी, और इन्होंने कह दिया है कि कर्मचारी नहीं सहेंगे घाटा। सरकार डालना चाहती है, ठीक है, लेकिन ये तैयार नहीं है उस घाटे के लिए। राजेश, क्या क्या बात है, क्या क्या इलैबोरेशंस थी वीरेंद्र चौहान साहब की तरफ से? उन्होंने कुछ मसले उठाए हैं बड़े जोरदार तरीके से। बिल्कुल, देखिए सरकार ने पंजाब पे कमीशन में 3 ऑप्शन कर्मचारियों को दी है। अब अगर हम प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की मानते हैं या कर्मचारियों की भी मानते हैं, जो 15% वाली ऑप्शन बाद में एड ऑन की गई है, उससे अगर कर्मचारियों के वर्ग को देखो तो वो आंकड़ा 15% ही बैठता है उन कर्मचारियों का जिनसे लाभ हो रहा है। उन कर्मचारियों को तो 15% वाली ऑप्शन से सिर्फ 15% कर्मियों को लाभ मिल रहा है। दूसरी चीज इन्होंने कही है 2.59 का गुणांक है या 2.25 का जो गुणांक है, इससे लाभ सीधे तौर पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनिशियल स्टार्ट और राइडर का सीधे तौर पे यहाँ फंसा हुआ है। इनिशियल स्टार्ट ने ये पंगा डाला हुआ है कर्मचारियों के लिए। हाँ, इनका ये कहना है कि जब 3 ऑप्शन ये है, जब आपने ऑप्शन पंजाब की दे दी है, तो आप इनिशियल स्टार्ट पे भी पंजाब की ऑप्शन कर्मचारियों के लिए लागू करिए, राइडर को हटा के आप फिर पे कमीशन लागू करने की बात करिए, ताकि कर्मचारियों को घाटा ना हो। अब सरकार क्योंकि ना राइडर पे कुछ बोल रही है, ना इनिशियल स्टार्ट पे सरकार फैसला ले रही है, ऊपर से जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के लिए इतना लंबा वक्त सरकार ने दे रखा है। 30 अप्रैल तक की सरकार ने मोहलत कमेटी को दी है इन विसंगतियों को दूर करने की, उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की। अब 30 अप्रैल से पहले होगा क्या, परिस्थितियां? राजेश, मैं आपसे कमेटी के ऊपर ही पूछने वाला था, कमेटियों पे क्या कहा है? एक तो आपने इस कमेटी की बात कर दी, और किन किन कमेटियों का जिक्र किया? बिल्कुल, देखिए कमेटी सरकार ने पे कमीशन वाली एक तो कमेटी ये बनाई है, दूसरी कमेटी जो बनाई है वो सरकार ने ओपीएस की बहाली के लिए भी एक कमेटी एक बना रखी है, जिसमें देख अब ये कहने जो प्रदेशाध्यक्ष हम मान लेते हैं अग्निहोत्री जी, ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो पे कमीशन वाली कमेटी आपने बनाई है उस कमेटी में कौन शामिल है, उस कमेटी की कितनी अब तक बैठकें हो चुकी हैं। वही मसला ओपीएस की कमेटी को लेकर है, और इसी तरह की कमेटी का मसला सीनियरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग के मसले को लेकर भी सरकार ने जेसीसी की मीटिंग में कहा था कि कमेटी बनाएंगे। अब पल्ला झाड़ लिया सरकार, बिल्कुल, लेकिन अब पल्ला झाड़ लिया गया है, कमेटी वहां बनी नहीं है। लेकिन जो 2 कमेटियां बनी है, उन कमेटियों की कितनी आज तक कमेटियां बनने के बाद बैठकें हुई, एक तो इस चीज पे कोई जानकारी नहीं है। दूसरा बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों को घाटे की स्थिति से बाहर निकालें कैसे, इस पे कोई मंथन हो ही नहीं रहा है, ये इनका कहना है। जी राजेश, एक बड़ी रिमार्केबल चीज जो वीरेंद्र चौहान साहब ने, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं संयुक्त कर्मचारी महासंघ के, उन्होंने एक बड़ी एक ऐसी चीज कही है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब मुख्यमंत्री साहब ने अपना बजट भाषण पेश किया
उसमें उन्होंने कर्मचारियों की जो बातें कही कर्मचारियों के लिए, उसमें बजट का एक पैसा नहीं लगता है। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, आपने इनका पद नाम चेंज कर दिया जी, आपने ये बोल दिया कि इनको आप हेडमास्टर बनाने में लेक्चर्स को और टीजीटीज को करेंगे, बोले उसमें सरकार का जाता क्या है, वो तो रूटीन प्रोसेस है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने बोला कि ये नहीं बताया गया है कि कर्मचारियों का एरियर सरकार कब देगी, कितना पैसा खर्च करने जा रही है, कैसे देगी, ऐसी बहुत सी चीजें कही उन्होंने, आरोप सीधे लगाए सरकार पे। राजेश, एक और चीज कही उन्होंने कि कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है। शुरुआत जो उन्होंने की, उन्होंने शायद अपना एक तरह से इशारा दिया, सीधे नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम भुगत लेंगे इस चीज को जो हो रही है। हम विभागाध्यक्ष को भी बोलते, अपने विभागाध्यक्ष के बारे में इशारा कर रहे थे, शायद वो नोटिस वगैरह या जो भी बात आई है। लेकिन उन्होंने कहा हमारा मुद्दा आज की डेट में सिर्फ कर्मचारियों के ही मसले हैं। दूसरी उन्होंने बात कही कि कुछ ये आपके जो कर्मचारी नेता है उनसे सरकार घिरी है, मुख्यमंत्री घिरी है, और इसे ये उन्होंने एक तरह से चाटुकार कह दिया उन लोगों को कि उन्होंने घेर रखा है मुख्यमंत्री को, और कर्मचारियों के मसले जो हैं उनको हमें हैंडल किया जा रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, उन्होंने जो आरोप लगाया वो हिमाचल प्रदेश जो कर्मचारी महासंघ है, जिसमें सीधे तौर पे जो अश्विनी ठाकुर वाला गुट है, उन पे सीधे तौर पे आरोप लगाया है। अब सरकार ने क्योंकि उस महासंघ को मान्यता दे रखी अग्निहोत्री, तो सरकार के पास जितनी भी कर्मचारियों के संदर्भ में जो भी समस्याएं हैं, जो भी मांगे हैं, उसी गुट के मार्फत जाएंगी। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर वीरेंद्र चौहान वाले गुट को मान्यता मिली होती तो शायद ये प्रक्रिया वहां भी ऐसे ही फॉलो की जाती। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा, लेकिन इसमें बड़ी बात यह कि जहां चाटुकारिता की उन्होंने बात कही है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कमोवेश उस महासंघ भी उठा रहा है, वही कमोवेश परिस्थितियां यहां संयुक्त कर्मचारी महासंघ के सामने भी खड़ी हो गई है। वो भी उन्हीं मांगों को, ओपीएस की बहाली के लिए महासंघ वो भी लगा है, महासंघ ये भी लगा है। अब इनकी अगर वीरेंद्र चौहान की हम बात कर लेते तो 4 जिलों में प्रदर्शन ये भी ओपीएस की बहाली के लिए कर चुके हैं। ये एनपीएससी के जितने भी कर्मचारी जिन्होंने शिमला में प्रदर्शन किया, उनको इन्होंने सपोर्ट सीधे तौर पे कर दिया। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों ओर से स्वाभाविक रूप से कॉमन है। अब चाटुकारिता वाला जहां तक सवाल है, क्योंकि ये अगर ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि राइडर बड़ा इशू है कर्मचारियों का, इस मुद्दे को कर्मचारी महासंघ एड्रेस नहीं कर रहा है या सरकार के समक्ष नहीं रख रहा है। इनिशियल स्टार्ट कर्मचारियों की कोई बात नहीं हो पा रही है। पुलिस पे बैंड में करेक्शन का मसला 25 जनवरी के बाद लगातार लटका हुआ है, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा अगर ओपीएस की बहाली वाला मुद्दा तो है ही है, लेकिन ये ऐसी मांगे हैं जिन मांगों का जब तक सरकार अपने स्तर पे खुद स्टैंड नहीं लेगी, ये समस्याएं या ये कर्मचारियों की दिक्कतें, इनका समाधान होने वाला नहीं है। जी देखिए, वीरेंद्र चौहान साहब क्या ये है, हमारा संयुक्त कर्मचारी महासंघ का नेतृत्व करते हैं। दूसरी तरफ जो मान्यता प्राप्त है हिमाचल प्रदेश अनुबंध कर्मचारी महासंघ, उसका नेतृत्व करते हैं अश्विनी ठाकुर। अब देखिए, इनमें दोनों नेताओं में एक फर्क है। एक फर्क ये है कि वीरेंद्र चौहान साहब ऐसी जगह पे हैं कि वो सरकार की आलोचना खुलेआम कर सकते हैं। दूसरे को मान्यता प्राप्त है, वो कम से कम आलोचना नहीं करते। हालांकि वो भी अपना पक्ष रखने की कोशिश जरूर करते हैं, वो भी कागजात दिखाते हैं कि देखिए हमने ये किया। अब सरकार फैसला नहीं ले पा रही है, तो ये हो सकता है उनको भी रंज हो, लेकिन खुल के ना कह पा रहे हैं। बात सीधी यहां जाती है राजेश की कर्मचारियों की बात उठाई जा रही है। ये अच्छी बात है, चाहे महासंघ ए है चाहे महासंघ बी है, मान्यता प्राप्त है नहीं है अलग बात है। एक और बात कही राजेश जो बड़ी हैरानी वाली है, वीरेंद्र चौहान साहब ने यह कहा कि पंजाब में तो कर्मचारियों को सारे भत्ते मिल रहे हैं, हिमाचल में नहीं। किसी अधिसूचना का जिक्र किया उन्होंने 2009 की, शायद है ना जी? देखिए, हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो अधिसूचना का जिक्र किया वो 4-9-14 की करियर प्रोग्रेशन स्कीम है। अच्छा, वो अगर हिमाचल में, क्योंकि अब 4-9-14 का टाइम स्केल जो है वो बंद कर दिया सरकार ने। उन्होंने ये कहा है कि 4-9-14 जो है इसको प्रदेश सरकार एक तो तुरंत प्रभाव से बहाल करे, दूसरा जो 2009 की नोटिफिकेशन के अनुसार इसको बहाल करने की उन्होंने एक तरह से आवाज उठाई है। तो इसके अलावा उन्होंने एक चीज और कही अग्निहोत्री जी की इससे एक तो जो कर्मचारियों को जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं होगा, दूसरा एक लंबे अरसे से जब कर्मचारी एक ही पद पे रहता है तो आप ये देखिए कि उसको जो एक स्केल आ जाती है, एक तरह से आप वेतन वृद्धि सरकार देती है, वो वृद्धि सीधे तौर पे जब रुक गई है तो उन कर्मचारियों का एक ही पद पे रहती है वो तो घट है सीधे तौर पे। उसको अगर बहाल करना है तो 2009 की नोटिफिकेशन है उसके अनुसार बहाल कर दिया जाए, ताकि प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को उसका लाभ मिल सके। जी, लाभ मिल सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि कर्मचारियों को पता नहीं 3,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का बेसिक में फर्क पड़ रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सोच तो होगी इस बारे में, और सरकार भी शायद। और उन्होंने बताया भी है कि वो प्रबोध सक्सेना साहब से भी मिले कल। उन्होंने
कागजात है ना जी, उन्होंने एडिशनल मेमोरेंडम जो दिया है उसका जिक्र किया कि हमने ये कहा है, 1 घंटा हमारी बात हुई है तो विद सचिव से, तो वही उसमें वो कुछ होगा तो अच्छा ही होगा कर्मचारियों के लिए। लेकिन राजेश, ऐसे कौन से मसले हैं, ये तो बात हो गई जिन्होंने की, जिन पे सरकार ने फिलहाल ये मूड बना लिया है कि अभी हम चर्चा नहीं करेंगे कर्मचारियों के, ऐसे कौन से मसले हैं? जी देखिए, अभी सबसे पहले अगर हम मसले पे बात करते हैं तो एक ओपीएस की बहाली का जिस तरह का मसला है, सरकार का स्टैंड या सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो वक्तव्य आया है या उसके अलावा भी जो उन्होंने कही है, सदन के बाहर भी जो बातें कही है, वो ओपीएस की बहाली को लेकर सरकार ने कमेटी बनाने का एक कमेटी सरकार ने एक बना दी है। अब वो कमेटी की संस्तुति, उसकी रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पे प्रक्रिया आगे चलेगी। तो मतलब स्टैंड एकदम सरकार का क्लियर है कि ओपीएस पे अभी कोई बात होने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम इस बात को देखें तो एनपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं उनका एक दबाव बड़ा रंग ला रहा है अग्निहोत्री जी। मुख्यमंत्री पिछले कल अगर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले हैं और वहां सीधे तौर पे उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश के कर्मचारी ओपीएस बहाली को लेकर एक तरह से दबाव बना रहे हैं और उस दबाव को जब हमने हैंडल करना है तो प्रदेश को अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ेगी, जिसमें केंद्र की मदद स्वाभाविक रूप से चाहिए। इस तरह की डिस्कशन जब केंद्र के स्तर पे हो रही है तो कर्मचारियों का एक तरह से दबाव रंग लाता दिख रहा है। एक चीज, दूसरी चीज, जो सीनियरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो सरकार ने एक तरह से अब कहें तो पल्ला झाड़ लिया। सरकार ने सीधे तौर पे कह दिया है कि हम ये देने वाले नहीं है, क्योंकि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट घटा दिया है। अब जिन कर्मचारियों ने 8 साल का पीरियड काटा है कॉन्ट्रैक्ट पे, उनके नुकसान की भरपाई कैसे होगी ये बाद की परिस्थितियां, लेकिन फिलहाल सीनियरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मिलने वाली एक तरह से नहीं है। तीसरा, पंचायत चौकीदारों पे स्टैंड सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। पंचायत चौकीदारों पर भी स्टैंड ये है, क्योंकि एक उनकी छोटी सी मांग थी हालांकि कि उन्हें पंचायत चौकीदार में जो उनको पैसा मिलता है तो सरकार ने 6200 रुपए उनका मानदेय बढ़ा दिया है, कुल बढ़ा दिया, कुल इतना हो गया, इतना सम हो गया 5600 रुपए से बढ़ के जी 600 कुछ रुपए बढ़ाए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार ने यह कहा है कि ये सरकार के कर्मचारी नहीं है, ये पंचायतों के अंशकालीन कर्मचारी हैं, इसलिए इन्हें आगे न तो विभाग में लिया जा सकता है ना दिहाड़ीदार बनाया जा सकता है। तो फुल स्टॉप पंचायत चौकीदार भी एक तरह से समझें। करुणामूलक पे भी राजेश कुछ ऐसा ही, करुणामूलक पे भी अगर सरकार की परिस्थितियों को देखते हैं अग्निहोत्री जी, तो सरकार ने एक ऑप्शन उनको दी थी। सरकार ने यह कहा था कि क्लास 4 के पदों पे आप आइए, आपका स्वागत है, हम वहां आपकी भर्ती कर देते हैं। लेकिन करुणामूलक संघ अड़ा है क्लास 3 के उसको लेकर। परिस्थितियां यहां से बिगड़ी हैं। दूसरी, जो सरकार ने एक उनकी आमदनी जिस तरह से एक साल की कैलकुलेशन 35,050,000 कर दिया है ना, कर दी है, लेकिन वहां से राहत मिलती दिख नहीं रही है। अगर उसका हम वार्षिक सम करते हैं तो 2,62,000 के करीब बनती है। लेकिन बड़ी बात है कि उसकी नोटिफिकेशन कहां है, ये करुणामूलक संघ वाले पूछ रहे हैं, क्योंकि दिक्कतें आ रही है, विभाग केस रिजेक्ट कर रहे हैं, विभागों के पास नोटिफिकेशन गई नहीं है अभी इस मामले में, इसलिए भर्तियां हो नहीं रही है। आउटसोर्स पे सरकार ने एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया है। आउटसोर्स कह रहे थे कि हमारे लिए पॉलिसी बनाइए, सरकार ने मिनिमम जो सैलरी है वो इंक्रीज करके डिसाइड करके राजेश, इंक्रीज शायद नहीं है, वो डिसाइडेड है कि आपको 10,500 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे और साथ में एक पर्ची भी मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन वो डिसाइड है, लेकिन इंक्रीज उनकी हुई है अग्निहोत्री जी, जिनको 6 या 8,000 उनके लिए एक तरह से इंक्रीमेंट या बढ़ोतरी है। लेकिन बाकियों के लिए क्या मिला, बाकियों को महीने के आखिरी में पेमेंट की जो क्या मिलेगी, सैलरी स्लिप मिलेगी, एक तरह से वो है। एनएचएम के कर्मचारियों का भी वैसा ही मसला है, वो पॉलिसी मांग रहे हैं, सरकार ने कुछ पैसे बढ़ा दिए हैं। तो तमाम ऐसे होमगार्ड के जवान है, सरकार ने मानदेय थोड़ा बढ़ाया है, उनका भत्ता बढ़ेगा उनका जब वो बाहर ड्यूटी देने जाएंगे। और ये कहा है कि पॉलिसी पे सरकार फोकस करेगी, पॉलिसी बनाएगी। अब पॉलिसी कब बनेगी, कैसे बनेगी, कौन उसमें होगा, किस तरह के निर्देश आएंगे, ये इसमें फिलहाल कोई तय नहीं है परिस्थिति। तो कर्मचारियों के पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है राजेश, जल्दी से जरा देखिए। पहले हम करना है ऑप्शन पे अगर हम आते हैं तो पहले प्रदेश जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ है उसके ऑप्शन पे आ जाते हैं अग्निहोत्री जी। उन्होंने सरकार को एक डेडलाइन दी है कि आप 26 मार्च से पहले कर्मचारियों के मसलों का समाधान करिए, चाहे एरियर के भुगतान की बात हो, चाहे राइडर के मसले को हल करने की बात हो, इनिशियल स्टार्ट पंजाब की तरह देने वाली परिस्थितियों की बात हो, तमाम मसलों पर आप 26 मार्च से पहले सरकार को यह वक्त दिया, उन्होंने कदम उठाइए। 27 मार्च को महासंघ सिरमौर जिला के नाहन शहर में बहुत बड़ी एक रैली करने जा रहा है सरकार के खिलाफ। एक चीज तो ये यहां से स्पष्ट है कि कर्मचारी सीधे तौर पे सरकार पे दबाव बनाने के भिड़ने के मूड में और आंदोलन की उन्होंने एक तरह से आंदोलन फूंक रखा है। चाहे वो आउटसोर्स वाले कर्मचारी हैं जिन्होंने जो विधानसभा पहुंच गए थे, चाहे वो एनपीएससी के कर्मचारी थे। एनपीएससी पे कर्मचारियों पे भी एक चीज अग्निहोत्री सामने आई है। एक तो महासंघ ने ही कह दिया कि इन पे जो आपने एफआईआर दर्ज की उसको निरस्त कर दिया जाए। दूसरा ये आया है कि इसमें 3 कर्मचारी
कर्मचारी NPSC मतलब न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो है हम, तो इसमें तीन कर्मचारी और जुड़ गए हैं। अब कुल 29 जो कर्मचारी हैं, वो नारेबाज जिन्होंने नारा लगाया था कर्मचारी ऊपर FIR हो गई है। और FIR जब इन पे ऊपर हो गई है तो इन पे जो आरोप लगा है वो आरोप ये लगा है कि उन्होंने पुलिस की गाड़ी की जो बैक लाइट है उसको तोड़ने का, उसका ग्लास तोड़ने का इन पे आरोप लगा है। उसको लेकर इन पे FIR, मतलब नारा लगाने पे नहीं हुई है। दूसरा जो नारा जिन्होंने लगाया था उनके ऊपर भी FIR। अच्छा, वो अलग है जी। तो इस तरह की परिस्थितियां प्रदेश में पैदा हो गई हैं और कर्मचारी भी अब सीधे तौर पे आंदोलन के मूड में आ गए हैं। जी राजेश, देखिए ये बात तो हो गई हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों की, जो इतना तो है, उनके पास इतना हक है कि वो सरकार के साथ अपनी बात रख सके, चाहे वो किसी भी तरह से रखे, और सरकार भी पूरा मौका दे रही है। देखिए जयराम ठाकुर साहब बात तो सुन रहे हैं उनकी, है ना जी, और उम्मीद भी है कि कुछ हो जाएगा। लेकिन कर्मचारियों का ऐसा भी वर्ग है जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, बड़ी बात क्या है, उनका जो है उनका हाथ, उनका जो मामला है वो जयराम ठाकुर साहब के हाथ में भी नहीं है, शायद वो कुछ कर देते। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के उन कर्मचारियों की जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं। बिल्कुल राजेश, आज EPFO की बैठक हुई जी, हम बता देते हैं दिल्ली में, और उसमें देखिए जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, जो EPF में आप लोगों का पैसा जाता था जी, उस पे ब्याज मिलता था हर साल। जो देखिए वो दो तरह से पैसा जाता है, एक पेंशन फंड में चला जाता है कुछ हिस्सा, और बाकी सारा आपके सेविंग में आ जाता है EPF में, जो आपको जब आप रिटायर होते हैं तो काफी सारा वो पैसा मिलता भी है, ये काफी सारा जितना भी आपका वो बनता होता है। राजेश, उसमें देखिए आज जो नए इंटरेस्ट रेट सामने आए हैं, बिल्कुल सरकार उसको करती रहती है ना जी EPFO की तरफ से, बिल्कुल सरकार ही बोलेंगे। पहली बार वो ऐसा हुआ राजेश पिछले 40 साल में कि 8.25% से भी नीचे आ गया है इंटरेस्ट, 0.4% इंटरेस्ट कम कर दिया है। 8.5% जो आपके EPF पे इंटरेस्ट मिलता था अब सिर्फ 8.1 मिलेगा। 0.4 बोलने की बात है। आप देखिएगा जो आपका इतना सारा सम है और आप जब पिछले पैसे कैलकुलेट करते होंगे इतना ब्याज लग गया, तो उससे कम लगेगा चाहे आपने पैसे ज्यादा जमा कर दिए। बिल्कुल राजेश, ये प्राइवेट सेक्टर की दिक्कत है। और देखिए निजी क्षेत्र में, हिमाचल के सरकारी क्षेत्र से कई गुना ज्यादा लोग काम करते हैं। सैलरी वहां पे कई बार लोगों को इशू होता है कि सैलरी कम है, सुविधाएं कम है ना जी, महंगाई का कोई मतलब नहीं है उनकी सैलरी पे, उनको कोई DA नहीं मिलता है। राजेश, अब उनका जो उन्होंने अपने भविष्य के लिए बचा के रखा हुआ पेंशन, तो वहां पे मिनिमम 1000 है जी, 1000 मिनिमम है वहां पे, है ना। बाकी आप कितना मर्जी कंट्रीब्यूट कर लीजिए, आप 4-5 से ज्यादा नहीं जा पाते हैं वहां पे। तो ये तो आलम है निजी क्षेत्र का। राजेश देखिए चुनाव के साल में है हम, चाहे पूरे देश में ये होमोजीनियस फैसला सब पे लागू होगा, लेकिन मार हिमाचल सरकार पे पड़ सकती है। निजी क्षेत्र जो है वो नाराज तो पक्का दिखेगा। ये वही चीज है राजेश, जो हम ये देखें कि पीछे जो उपचुनाव हुए थे हिमाचल में, चारों ही भाजपा को हारने पड़े थे। बड़ी वजह उसमें केंद्र सरकार का आशीर्वाद था। जो महंगाई बढ़ी हुई थी, ये अलग बात है, तब से ही रेट, जब से रिजल्ट आए हैं वो तेल के दाम नहीं बढ़े हैं उस दिन से। लेकिन फायदा क्या, जब चिड़िया खेत चुग जाए, तो अब कहीं भाजपा के हिमाचल प्रदेश में खेत पे चिड़िया ना बैठे, केंद्र को कुछ देखना चाहिए। निजी क्षेत्र की नाराजगी भारी पड़ सकती है। ये हाँ जी बिल्कुल, हाँ चिड़िया मंडरा रही हैं, और चिड़िया क्या, हम तो ये कहेंगे कि अब तो मुकाबले वाले पक्षी आ गए हैं। जी अब